वेलकम टू एनसीईआरटी नॉलेज। आज आप लोगों को तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पेपर में 100% की गारंटी है। आइए वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन से हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है। पहले इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है उसका डिफिनेशन लिखेंगे। वह उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का कितना होता है। उदासीन आयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का कितना मान होता है, यही बताना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है, पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच का जो परिभाषा है उसका यहाँ पर डिफिनेशन लिख देना है और इसका हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन में क्या संबंध होता है। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ओ एच का प्लस होता है। हाइड्रोजन आयन के में क्या होता है माइनस, देखिए LOG माइनस में लॉग क्या होता है H प्लस होता है। ये होता है पीएच में संबंध। तो OH में क्या होता है, यहीं पर ये क्या होता है कि OH होता है। क्या होता है इसमें OH होता है। देखिए O और यहाँ पर H बना लेंगे, इधर से भी H बनेगा, ये माइनस लगा था। ये पीएच में OH के साथ होता है। देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, फोफलदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपघटन विधि का वर्णन। यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा फोफलदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव करना है। देखिए एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका जो होता है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नीचे जाएंगे मिलेगा। तो यह विद्युत रासायनिक श्रेणी से अब क्या तात्पर्य है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का तात्पर्य का मतलब यहाँ पर होता है किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है यहाँ पर लिखना है। इसके आधार पर धातुओं की सक्रियता का स्पष्ट कीजिए। धातुओं की सक्रियता कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होता है, इसके बारे में इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तांबे कॉपर एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखिए। देखिए तांबा का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है और कॉपर का अलग होता है। इन सब तीनों के अलग अलग 2 प्रमुख अयस्क के नाम सूत्र लिखने को आता है एग्जाम पेपर में। बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर बनाए जाते हैं या ऐसे क्वेश्चन में भी दे देता है 1 नंबर के 2 नंबर के, तो इसको जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद 7 नंबर हमारा क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र का मतलब होता है मिक्स किया गया। वो धातु क्या होती है, जैसे कॉपर को एल्युमिनियम को आपस में मिला देने पर क्या बनता है। ऐसे बहुत सारी धातु है जिसको इसका डिफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखना है बस, और उसको उदाहरण दे दीजिएगा। इसके बाद होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। 8 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड विभव लिखा गया था, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में यहाँ पर क्या करना है, इसका डिफिनेशन लिखना है। इलेक्ट्रोड विभव का सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डिफिनेशन लिखना है। ये एग्जाम पेपर बहुविकल्पी में आता है या 1 नंबर के प्रश्न पत्र में भी आता है, ठीक ना। इसको ई से लिखा जाता है, ई से इंडिकेट करते हैं, E0 से इलेक्ट्रोड विभव को। तो इसका होता है एग्जाम पेपर में आता रहता है। इसके बाद है दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या है। ये जो है दीर्घ आवर्त सारणी, देखिए ये हम लोग जब चलेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी चैप्टर में तो वहां पर से दीर्घ आवर्त सारणी का एक क्वेश्चन आता है। ये बहुत पॉपुलर होता है। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी का प्रमुख मुख्य लक्षण लिखिए क्या होता है, यही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या है, मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण एवं दोष लिखिए। मेंडलीव आवर्त सारणी के जो गुण है वो हम क्या करेंगे, लिखना है यहाँ पर। मेंडलीव आवर्त सारणी के जो गुण है, इस नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण तथा दोष का उल्लेख कीजिए।
तो यहाँ पर मेंडल पावर साड़ी के जो गुण है, क्वालिटी है, उसके बारे में क्या क्या दोष निकले, क्या क्या कमियां निकली है, उसके बारे में यहाँ पर 2-4 ऑप्शंस क्या करते लिख देता है। उसके बाद होता है सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। 11th नंबर जो क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है और इसका डिफिनेशन लिखना है, इसके प्रमुख विशेषता को लिख देना है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी आता है, किसी 2 गो 3 गो ऐसा देगा जिस पर कि संक्षिप्त टिप्पणी का डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे ओजोनीकरण है, पहला है ओजोनीकरण, दूसरा है बहुलीकरण, तीसरा है एस्टरीकरण, चौथा है सीमित अभिक्रिया, 5वां है किंडवन, 6वां है एलोफारम, 7वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो है इसका संक्षिप्त टिप्पणी बस लिखना है। टिप्पणी का मतलब होता है इस पर 2-4 लाइनें, 1-2 पॉइंट्स या इसके गुण, क्वालिटी जो भी होते हैं, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में लिख देना है। इसके बाद ये आता है एग्जाम पेपर में 3 से 4 नंबर के पुस्तक में आ जाता है ये। उसके बाद होता है कि लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर साबुन क्या है, यानी साबुन क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और इसके बाद इसमें किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र, यानी साबुन के कितने प्रकार होते हैं, साबुन कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकार में मृदु साबुन, कठोर साबुन, दोनों में से किसी एक साबुन के रासायनिक सूत्र, जो रासायनिक सूत्र है वह उसका नाम लिखना है, बस यही लिखना है इसमें। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे रासायनिक सूत्र लिखते हुए निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर योगात्मक अभिक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए आप लोग कापी कलम निकाल लीजिए और इस सारी की सारी क्वेश्चन को आप लोग कापी पर नोट कर लीजिए और किसी न किसी माध्यम से अगले वीडियो हमारा रिलीज होगा उसमें इसका सबका सोल्यूशन दे देंगे हम, ताकि आप लोग को याद करने में बहुत आसानी रहेगा। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग हमारा तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100% लाने की कोई शंका ही नहीं रहेगी। आप आराम से इसको पढ़िए और उसके बाद आप आराम से आप क्या करेंगे 100% ला सकते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब यहाँ पर डिफिनेशन देना है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिख देना है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिख देंगे Na+Cl NaCl बन गया। ऐसे छोटा सा डिफिनेशन होता है। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा से, बहुत मतलब ये दोनों पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको मतलब एग्जाम पेपर में दोनों में से कोई एक फिक्स है तुम्हारे पास कि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। बहुत पॉपुलर दोनों क्वेश्चन है, ये 100% गारंटी में चलते हैं दोनों कि ये आएगा ना तो ये आएगा, दोनों में से एक कोई ना क्वेश्चन पर रहता ही रहता है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी एक उदाहरण दे देना है कि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या करते हैं, उसका स्थान हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, तो क्या बोलते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं। जैसे Zn+ में CuSO4, तो Cu को रिमूव करके ZnSO4 बनाकर Cu अलग कर देता है, ये होता है। उसके बाद हमारा क्या है, रासायनिक। इसके बाद है हमारा रासायनिक, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन लिख दीजिए। यह कितने प्रकार की होती है, ये जितने प्रकार के होते हैं उसका प्रकार का यहाँ पर वर्णन करिएगा। ये ना कि यहाँ पर प्रकार बस 2-3 को नाम लिख के छोड़ देना है, नाम नहीं लिखना है। जैसे 3 प्रकार की होती है, पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये जितना है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, तो जितने भी है अभिक्रिया इसके बारे में यहाँ पर प्रकार, मतलब कम से कम आपको यहाँ पर हाई स्कूल में कम से कम 2 दिया गया है, 2। अब योगात्मक अभिक्रिया ऊपर लिखे हैं और प्रतिस्थापन, दोनों का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा भाई। वीडियो को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको वीडियो क्या करे, अच्छा से अच्छा और जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचता रहे। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन से हमारा दिया गया है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। देखिए अभी तक आप लोग समीकरण के बारे में तो पढ़ ही लिए होंगे, तो समीकरण के बारे में जब पढ़ लिए हैं
तो देखिए ये समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको संतुलित करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बैलेंस बनाना, तराजू देखे हो, उसमें क्या होता है, बैलेंस करना होता है। इधर का क्या कहते हैं, बटखरा लगाकर उधर का सामान रखकर उसको क्या कहते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसी प्रकार संतुलित समीकरण होता है। यानी अगर केमिस्ट्री में हम लोग चलेंगे तो हम भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद होता है सूचक। क्या है सूचक? सूचक का नाम सुने होंगे, पीएच मान में सूचक क्या है भाई, सूचक क्या है, पीएच सूचक क्या होता है, और उसका अम्लीय सूचक का क्षारीय सूचक को स्पष्ट कीजिए। उसी में होता है अम्लीय सूचक और क्षारीय सूचक के बारे में, अम्लीय सूचक और क्षारीय सूचक के बारे में क्या है इसके, देखिए अम्लीय सूचक ये है और क्षारीय सूचक, इसी के बारे में क्या करना है, यहाँ पर स्पष्ट करना। इसका डिफिनीशन लिख देना है। लिखेंगे पहले सूचक का डिफिनीशन, उसके बाद लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, अम्लीय सूचक होता है, क्षारीय सूचक। फिर अम्लीय सूचक का डिफिनीशन लिख देना। एग्जाम पेपर में तोड़ कर पूछ सकता है कि अम्लीय सूचक क्या अलग पूछ सकता है, अम्लीय तो क्षारीय सूचक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या अम्लीय सूचक क्या अलग पूछ सकता है, या क्षारीय सूचक क्या है इसका अलग हो सकता है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो हमारा है बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखिए अब यहाँ पर 3-4 अभिक्रियाएं होती है जो कि 3 से 4 नंबर के आती है, बहुत पॉपुलर होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया सहित उसका वर्णन करना पड़ता है। बेकिंग सोडा का है पहला, बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण सहित इसका व्याख्या। प्रयोगशाला में पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि प्रयोगशाला विधि द्वारा बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक प्रयोगशाला विधि, या ऐसे भी बोल देगा कि बेकिंग सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या रासायनिक समीकरण सहित इसका स्पष्ट कीजिए। इसके आगे है व्यंजक चूड़ के निर्माण का विधि रासायनिक समीकरण द्वारा सहित लिखिए। जो व्यंजक चूड़ है इसकी विधि लिखना है, क्या निर्माण की विधि लिखना है। निर्माण का विधि मतलब रासायनिक प्रयोगशाला विधि द्वारा व्यंजक चूड़ का निर्माण बताना है, प्रयोगशाला विधि द्वारा व्यंजक चूड़ का नाम बताना है। इसके आगे जब बढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि द्वारा व्यंजक चूड़ का निर्माण। इसके आगे हमारा क्या है, भर्जन तथा प्रगलन से आप क्या समझते हैं। लास्ट ये है 21 नंबर क्वेश्चन, भर्जन तथा प्रगलन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर भर्जन का अलग डिफिनेशन लिख देंगे और प्रगलन का अलग डिफिनेशन लिख देंगे, इससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद है गालक। ये क्या है, गालक। गालक किससे कहते हैं, यहाँ पर गालक का डिफिनेशन लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का। गालक 2 प्रकार का होता है, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। और देखिए गालक के उदाहरण सहित इसका क्या करना है, और डिफिनेशन यहाँ पर उदाहरण लिख देना है। इसके बाद क्या है, धातु मल किसे कहते हैं। धातु मल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखकर डिफिनेशन भी लिख देना है। देखिए ये हमारे 23 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए 23 क्वेश्चन ही बहुत पॉपुलर है, जो कितने अगर पढ़ लेने पर केमिस्ट्री का पेपर आराम से हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को पर्सन 100% आने की गारंटी हमारे चैनल का है। इसके आगे आप जो करेंगे देखेंगे, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके बीच में रोक कर भी आप इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और अगला वीडियो में आप लोगों को मैं जरूर इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। उसको भी देखते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।